डॉक्टर बाबा साहेब आंबेडकर ओपन यूनिवर्सिटी। विद्यार्थी मित्रों नमस्कार। मैं डॉक्टर बाबा साहब आंबेडकर ओपन यूनिवर्सिटी के चैतन्य स्टूडियो से हिंदू स्टडीज विषय में असिस्टेंट प्रोफेसर शुभम तिवारी आज आपसे संवाद करूंगा वाद परंपरा, जो हमारा प्रश्न पत्र है। और वाद परंपरा के अपने इस प्रश्न पत्र में जो हमारी पहली इकाई शुरू होती है कथा, जिसमें कथा के 3 रूप बताए गए, वाद, जल्प और वितंडा। तो इसमें आज हम मुख्य रूप से कथा क्या होती है इसकी चर्चा करेंगे और फिर वाद क्या होता है उसको हम देखेंगे, और उसके पश्चात की इकाइयों में हम जल्प और वितंडा इनके बारे में भी हम जानने का प्रयास करेंगे। तो कथा को अगर हम देखें तो कथा क्या है, तो कहा गया है कि कथा का अर्थ है जो कुछ कहा जाए, अर्थात बात। हम जो भी बात कहते हैं, जो भी चर्चा करते हैं, जो भी चर्चाएं करते हैं, संवाद करते हैं, वह निश्चित रूप से एक प्रकार से कथा कथन के रूप में आता है, वाक्य के रूप में आता है। और जो कथन है, जो वाक्य है, वह कथा का एक रूप होता है। जो कुछ बोला जाए या कहा जाए वह कथा है। इस समय हम जो बोल रहे हैं वह भी एक प्रकार की कथा है। हम आपस में संवाद करते हैं, आप किसी से कोई चर्चा करते हैं, वह भी कथा का एक रूप होता है, कथन का रूप होता है, इसलिए वह एक कथा का भी रूप कहा जा सकता है। और ये जो वाद, संवाद और प्रतिवाद की जो ये हमारी परंपरा रही, इसमें जो कथा का स्वरूप है वह कैसी होनी चाहिए, तो उसमें मर्यादा होनी चाहिए, गंभीरता होनी चाहिए, अनुशासन होना चाहिए और शालीनता होनी चाहिए। जो 3 प्रकार की कथा हमारे इसमें कही गई हैं, वाद, जल्प और वितंडा, इसमें मर्यादा हो, गंभीरता हो, अनुशासन हो और शालीनता हो। बाद में हम देखेंगे कि वितंडा में अनुशासन नहीं बचता है, शालीनता नहीं बचती है, लेकिन अगर उसका एक आदर्श रूप हमको देखना है, एक आदर्शतम रूप देखना है, एक शुद्ध रूप जो होना चाहिए कथा का, उसमें मर्यादा, गंभीरता, अनुशासन और शालीनता ये सब होने चाहिए। दंभ, पाखंड अथवा पांडित्य का अनुचित व असंगत प्रदर्शन न किया जाए। जो ये कथा है, जो संवाद की प्रक्रिया है, इसमें दंभ नहीं होना चाहिए, पाखंड यानी कि दिखावा नहीं होना चाहिए, और अपने पांडित्य जो है, जो ज्ञान है, उसका अनुचित व असंगत मतलब जिसकी आवश्यकता नहीं है, जिसका जो वहां पर संगत नहीं है, कोई वह मिल नहीं रहा है, मैच नहीं कर रहा है, संगत मतलब मिलना, मिलान करना। तो अगर जहां पर उस ज्ञान की आवश्यकता नहीं है, वहां पर उस ज्ञान को अनावश्यक रूप से न प्रदर्शित किया जाए, अनावश्यक रूप से उस ज्ञान को वहां पर न रखा जाए, न बताया जाए। यह भी कथा का एक नियम है और इसके अंतर्गत आता है। शास्त्रार्थ का एकमात्र आशय, जो शास्त्रार्थ होता है, जिसमें वाद, जल्प और वितंडा ये 3 शास्त्रार्थ की शैलियां हैं, उसमें उसका एकमात्र आशय, एकमात्र जो उसका उद्देश्य होता है, वह सत्य अर्थात तत्व पर पहुंचना होता है, तत्व को प्राप्त करना होता है। सत्य क्या है किसी विषय का, उसकी जानकारी करना ही एक कथा या जो शास्त्रार्थ है उसका उद्देश्य होता है। फिर हम देखते हैं तो वाद, संवाद और प्रतिवाद की जो हमारी ये प्रविधियां हैं, भारतीय ज्ञान प्रणाली में हजारों वर्ष पूर्व विकसित हो चुकी थी। यानी कि हजार वर्ष से इसका प्रयोग चर्चाओं के माध्यम से, संवाद के माध्यम से किया जाता रहा है। और किस प्रकार से शास्त्र की चर्चा है, फिर शास्त्रार्थ होते थे, और वाद, संवाद, प्रतिवाद, तो इनका उदाहरण हमको अपने ग्रंथों में देखने को मिलेगा। और हजारों वर्ष पूर्व ये जो इसकी प्रणाली थी कि कैसे शास्त्रार्थ होना चाहिए, किस प्रकार चर्चा होनी चाहिए, संवाद कैसे होता है, उसका स्वरूप क्या होना चाहिए, नियम क्या होने चाहिए, और परिणाम कैसे दिया जाता है, और परिणाम के बाद जो तत्व या सत्य सामने आता है उसको किस प्रकार से सभी स्वीकार करते हैं, इसकी प्रणाली और इसके उदाहरण हमको अपने इसमें ज्ञान परंपरा में और यहाँ देखने को मिलेंगे अपने ग्रंथों में। हमारे यहाँ इस शैली यानी कि कथा और चर्चा को अथवा वार्तालाप, चर्चा, परिचर्चा की जो प्रविधि है उसको ब्रह्मोद्य कहा गया,
और वाद कहा गया अथवा शास्त्रार्थ नाम दिया गया। दो विद्वान जब बैठ करके आपस में किसी विषय पर चिंतन करते थे, आपस में दोनों का वाद और प्रतिवाद होता था, तो उसको शास्त्रार्थ कहा गया। और ब्रह्मवादिनी गार्गी और महिलाएं भी बहुत सारी जो ऋषिकाएं हुई हैं, उन्होंने भी शास्त्रार्थ में भाग लिया है और निर्णायिका के रूप में भी वो रही हैं। उन्होंने जैसे निर्णायक जज जो होते हैं, निर्णायक किसी चर्चा या किसी विषय पर जो निर्णय देते हैं, तो ऐसे बहुत सारी ऋषिकाएं और ऋषिजन जो रहे हैं, उन्होंने इस संवाद शैली को और उन्नत रूप से आगे बढ़ाने का कार्य किया है। फिर ग्रामीण परंपरा में हम देखते हैं कि जब किसी का कोई झगड़ा अथवा विवाद हो जाता था, तो पंचायत के माध्यम से लोग अपनी समस्या का समाधान करते थे। दो व्यक्तियों में, दो पक्षों में कोई विवाद हो गया, फिर इसके बाद गांव के, क्षेत्र के कोई बुजुर्ग हैं या किसी विषय के जानकार हैं, लोगों को जिन पर विश्वास है कि यह गलत नहीं करेंगे, तो वहां पर पंचायत के माध्यम से समस्या का समाधान होता है। तो ग्रामीण परंपरा में सबसे अच्छा उदाहरण अगर हम वाद और संवाद का देखना चाहते हैं, प्रतिवाद का, तो यह देख सकते हैं पंचायत का। फिर यहाँ पर अगर हम देखें तो उपनिषदों का जो संपूर्ण दर्शन है, वह वाद और संवाद के आधार पर विकसित हुआ है। वहाँ पर प्रश्न होते हैं और फिर प्रश्न के बाद उसका उत्तर व्यक्ति देता है, फिर उस पर जो एक और प्रश्न करता है कोई सामने वाला पक्ष, प्रश्न, अनुप्रश्न, अन्यति प्रश्न, ऐसे करके संवादोपनिषद ग्रंथ में प्रोफेसर राधावल्लभ त्रिपाठी जी ने एक बहुत अच्छी ढंग से, अच्छी रीति से उसका विवरण दिया है। वह भी हम अपने संवाद सत्रों में जानने का प्रयास करेंगे। तो उपनिषदों का जो संपूर्ण दर्शन है, वह हम देखते हैं तो वाद तथा संवाद के आधार पर विकसित होता है। वहां पर शास्त्रार्थ होता है, कोई एक पक्ष प्रश्न करता है, फिर सामने वाला उत्तर देता है। और उपनिषद में गुरु शिष्य परंपरा में भी हम देखते हैं कि शिष्य के प्रश्नों का समाधान गुरु करता है। वह भी जो कथा, वाद, जल्प और वितंडा, ये तीन शैलियां जो मानी गई हैं कथा की, इसके अंतर्गत ही आ जाएगा। फिर वादी एवं प्रतिवादी अपने अपने पक्ष में तर्क एवं तथ्य रखते थे। पंचायत में या जो भी वाद और प्रतिवाद होता है, उसमें अपने अपने तथ्यों को प्रमाणित करने के लिए साक्ष्य प्रस्तुत करते थे। आज भी जब हम न्यायालय में देखते हैं तो एक पक्ष दूसरे पक्ष पर जो मुकदमा करता है, जो और वहाँ पर निर्णायक होते हैं, जज होते हैं जो उनको सुनते हैं, तो दोनों पक्ष के जो वकील होते हैं, जो अधिवक्ता लोग होते हैं, तो वह अपने जो उनका पक्ष है उससे संबंधित विषय रखते हैं, तर्क रखते हैं, तथ्य प्रस्तुत करते हैं, वादी के पक्ष में करते हैं। ऐसे ही प्रतिवादी के पक्ष में जो उनका अधिवक्ता है, उनका जो वकील है, वो लोग उसके पक्ष में रखते हैं। और अंत में जो निर्णायक होते हैं, जो जज होते हैं, न्यायमूर्ति होते हैं, वह उसका परिणाम क्या होना चाहिए और वास्तविकता क्या है, दोनों पक्ष के तथ्यों और तर्कों को समझने के बाद, दोनों पक्ष के तथ्यों और तर्कों को देखने के बाद, उनकी पूरी दलीलें सुनने के बाद, उसमें जो हमारे नियम कहते हैं, जो धाराएं कहती हैं, उसके आधार पर एक निर्णय देते हैं। और प्रयास उनका यही रहता है कि वह तटस्थ भाव से निर्णय दे, किसी एक के पक्ष में निर्णय न हो, पक्षपात न हो। तो वादी एवं प्रतिवादी अपने अपने पक्ष में तर्क एवं तथ्य रखते थे। आज भी अगर ऐसी चर्चा होती है कहीं तो, और अपने अपने तथ्यों को प्रमाणित करने के लिए साक्ष्य प्रस्तुत करते थे, इसमें सबूत देते थे, प्रूफ देते थे, एविडेंस की क्या प्रूफ है। अगर हम ये कह रहे हैं कि ये पेन है, ये डस्टर है, तो ये डस्टर या पेन है तो इसका हमको साक्ष्य देना पड़ेगा। हमने इसको जाना है कि ये डस्टर है, या हमको बताया गया है कि यह पेन है, तो या हम इस पर पढ़ रहे हैं यह अक्षर का है, तो हम बचपन से पढ़े हैं, हमको सिखाया गया है। उसके पूर्व भी एक जो पढ़ने पढ़ाने की जो परंपरा रही, उसने बताया है और विद्वानों ने निर्धारित किया होगा कि यह का है। और जब माहेश्वर सूत्र में महर्षि पाणिनि लिखते हैं, तो जो वहाँ पर माहेश्वर सूत्र आते हैं, तो वहाँ से ही जब व्याकरण की, हम संस्कृत व्याकरण की उत्पत्ति मानते हैं, तो निश्चित रूप से अगर वहाँ ये शब्द का के रूप में बताया गया है, तो आज हम ये जान रहे हैं कि यह का है। तो ऐसे साक्ष्य प्रस्तुत करते थे लोग और तथ्य प्रस्तुत करते थे। फिर हम देखते हैं तो पंचायत के जो निर्णायक होते हैं ग्रामीण परंपरा में, तो वह
न्यायाधीश जो निर्णायक होते हैं वह सभी पक्षों के तर्क और तथ्यों को सुनने के बाद तटस्थ भाव से निर्णय करते हैं। तटस्थ भाव उनका होता है कि वह किसी एक के पक्ष में न रहें, निर्णय जो हो वह तटस्थ हो। फिर पंचायत के निर्णायकों को जो निर्णय देते हैं उनको पंच परमेश्वर की संज्ञा दी गई है। पंच परमेश्वर मतलब पंच यहाँ पर तो 5 है और पंच उनको भी बोलते हैं जो निर्णय करते हैं, और परमेश्वर ईश्वर का उनको रूप माना गया है, परम ईश्वर, ऐसा उनको उसकी संज्ञा दी है गई है कि वह ईश्वर के समान है, यानी कि किसी के साथ कुछ गलत नहीं कर रहे हैं। तो यह ग्रामीण परंपरा के अंतर्गत अगर हम उदाहरण देखते हैं तो उसमें यह आता है जो वाद संवाद और प्रतिवाद जिसकी हम चर्चा कर रहे हैं कथा के स्वरूप के रूप में। फिर अगर हम आगे देखें तो आज कल अब हमको बहुत सारे अपने इसके ग्रंथ नहीं उपलब्ध होते हैं, तो उसका कारण मुख्य रूप से यह रहा है कि विदेशी आक्रांताओं का जो आक्रमण रहा उसने हमारे वाद संवाद हों, बहुत सारी पांडुलिपियां हैं, अन्य बहुत सारी विधाओं के जो ग्रंथ हैं उनको नष्ट कर दिए, जला दिए, विश्वविद्यालयों को तोड़ फोड़ कर दिया, विश्वविद्यालयों को नष्ट करने का प्रयास किया, पुस्तकालयों को जला दिया। तो उसके माध्यम से बहुत सारे ग्रंथ जो हैं वह नष्ट हो गए हैं। लेकिन फिर भी आज भी जो प्राप्त ग्रंथ हैं उनमें वाद संवाद के अगर उदाहरणों को हम देखें तो महर्षि गौतम के न्याय सूत्र में, उपनिषदों में जिसमें मुख्य रूप से प्रश्नोपनिषद है, बृहदारण्योपनिषद है, उसमें फिर आयुर्वेद का जो ग्रंथ है चरक संहिता एवं जैन और बौद्ध ग्रंथ जो हैं उनमें भी हमको देखने को मिलते हैं इसके उदाहरण कि किस प्रकार लोगों में संवाद होता था, कैसे शास्त्रार्थ होता था और उसका निर्णय किस रूप से आता था और उसकी पूरी एक प्रक्रिया क्या होती थी। और वाद संवाद प्रतिवाद जो भी ये है तो इसके लिए जो आवश्यक है किसी भी चर्चा के लिए, किसी भी संवाद के लिए जो सबसे आवश्यक है वह है शंका और प्रश्न। व्यक्ति के मन में, उसके मस्तिष्क में किसी विषय को लेकर के शंका होनी चाहिए, और जब शंका होगी तो उस शंका के समाधान के लिए वह सामने वाले से या विद्वान से अथवा दूसरे पक्ष से उस विषय पर प्रश्न करेगा कि हमको इस विषय पर यह शंका है तो हम इसमें क्या निर्णय लें, इसका सही स्वरूप क्या हो सकता है। जैसे किसी शिष्य को जब कोई समस्या होती है तो अपने गुरु से प्रश्न करता है कि इसका सही उत्तर क्या होगा, तो वहां पर भी हम देखेंगे तो शंका है, और शंका होने के बाद ही सामने वाला प्रश्न करता है उसका सही उत्तर जानने के लिए, उसकी वास्तविकता जानने के लिए। तो यह है। और फिर अगर हम अपने इस चर्चा में आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं वाद क्या है। तो वाद जो शब्द है वह वद धातु से बना हुआ है। वद कहना, बोलना, इस अर्थ में संस्कृत में इस धातु का प्रयोग किया जाता है। इसका सामान्य अर्थ है बोलना या कहना, वद धातु है, वाद शब्द इससे बना हुआ है। और भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि सर्गाणाम आदिरंतश्च मध्यम चैवाहम अर्जुन अध्यात्म विद्या विद्यानाम वादः प्रवदतामहम्, कि मैं विद्याओं में जो है वह अध्यात्म विद्या हूँ और सभी जो सर्ग हैं उनका आदि अंत और मध्य मैं ही हूँ। और सबसे महत्वपूर्ण जो हमारे इस संवाद सत्र के लिए यहाँ पर अधिक उपयोगी है तो कहते हैं कि वादः प्रवदतामहम्, यानी कि जो बातचीत करने की जो शैली है, जो शास्त्रार्थ की जो शैली है, उसमें उसका सबसे उत्तम स्वरूप जो है वह वाद है और उसमें मैं वाद हूँ। श्री कृष्ण कहते हैं कि बातचीत अर्थात चर्चा या संवाद की जो शैली है उनके बीच में मैं वाद हूँ, जो शास्त्रार्थ का एक प्रकार से हम देखें तो सबसे उत्तम रूप है। वाद, जल्प और वितंडा अगर हम इसको देखते हैं तो सबसे उत्तम इसमें वाद को माना गया है, फिर जल्प को माना गया है, और इसके बाद जो वितंडा है तो वितंडा को वाद संवाद प्रतिवाद चर्चा शास्त्रार्थ की सबसे निकृष्ट कोटि का माना गया है। इसको अच्छा नहीं माना गया है, लेकिन यह भी एक शैली है। तो इसके बारे में हम और आगे विस्तृत रूप से जानेंगे। तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार, धन्यवाद।